मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। हमारी मशीन जाती है रबड़ इंडस्ट्रीज़ में, क्रॉकरी इंडस्ट्रीज़ हैं, एसएमसी डीएमसी जो अपने ऑन ऑफ बटन्स होते हैं, एनर्जी मीटर्स होते हैं। मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत सारे सेगमेंट में हमने चाइना को हटा दिया है। अच्छा, चाइना को क्वालिटी वाइज भी हटाया है, रेट वाइज भी हटाया है। मैं तो ये चाहता हूँ इंडिया में कोई मशीन इम्पोर्ट ना हो, अच्छा। सिर्फ एक्सपोर्ट। बी मित्र के बारे में क्या कहना है आपका? जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे मिला वी मित्रा से वो मिला रेफरल। यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं। उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। नमस्कार, मैं अरुण नबराल, बी मित्र पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर गोयल जी, जो सार्स टेक्निकल्स हैं। ये मेरा एक सपना मैं बार बार देखता हूँ कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो सुधीर गोयल जी जैसे लोगों से उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें लेके आएंगे। वेलकम टू सुधीर जी। सबको नमस्कार, थैंक यू। सुधीर जी, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, आपकी कहाँ से आप रहने वाले हो, कहाँ आप कैसे कैसे वो हुए, अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएंगे आप। डबराल जी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो फील्ड है वो मैकेनिकल का फील्ड है। इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल से की है और उसी में मेरा शुरुआत रही है और आज हम उसी के तरह की मैकेनिकल की तरह की हाइड्रोलिक्स वगैरह की मशीनें बना रहे हैं। मैं आपका स्टार्टिंग, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, कैसे कैसे पढ़ाई करी, फैमिली में कौन कौन लोग थे और कैसे कैसे जॉब करी या बिजनेस में कैसे आए, ये समझना चाहूँ। हमने यूपी से पढ़ाई शुरू की अपनी। यूपी में एक शहर है सहारनपुर, वहाँ से पढ़ाई शुरू की और इंजीनियरिंग करके हमने डिप्लोमा किया बड़ौद से, जो यूपी में पड़ता है। हाँ जी। उसके बाद हमने अपनी जॉब 96 में शुरू की और लगभग 19 तक हमने जॉब किया। अच्छा जी। और जो जॉब किया उस दौरान हमने कई जगह ट्रेनिंग्स ली, जैसे हाइड्रोलिक्स की बॉश जो जर्मन ग्रुप है उससे ली है। उसके लिए हम बेंगलोर गए और हमने वहाँ से K1 K2 K3 किया। साथ में जो हाइड्रोनोमेटिक होती है और नोमेटिक है, एसएमसी और फेस्टो जो इंडिया की बेस्ट कंपनी मानी जाती है, वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली। डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। जब सन 2000 में इंडिया में 3D डिज़ाइनिंग का नहीं होती थी तो मुझे ट्रेनिंग दिलाई कंपनी ने। आइडिया डिज़ाइन सॉल्यूशन से हमने सॉलिड वर्क्स का एक कोर्स किया जिससे हमारा डिज़ाइनिंग में मन था करने का, तो हम डिज़ाइनिंग में भी आ गए। अच्छा। धीरे धीरे कॉस्टिंग डिज़ाइनिंग हमने सीखा और 2019 तक हमने जॉब किया। अच्छा। 2019 के बाद 2019-20 में हमने अपनी कंपनी फॉर्म करी सरस टेक्निकल के नाम अच्छा, से। सरस टेक्निकल। जी, मैं सार्स कह रहा था, सरस टेक्निकल। सरस टेक्निकल। इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन सारसी बोलते हैं सब, अच्छा। बट एक्चुअल नेम उसका सरस टेक्निकल है। अच्छा, सरस टेक्निकल जी। से। तो सरस का मतलब क्या है? ये अल्फ़ाबेट है हमारे परिवार की, जो मैं, मेरी बेटी अच्छा। और मेरे वाइफ, उनके जो पहला अल्फ़ाबेट है, अच्छा, उनको उसके मिला हिसाब के से। बनाया गया है। बहुत अच्छी बात। अपना बिजनेस किस चीज़ का है जो आपने 2019 में स्टार्ट किया? किस चीज़ का बिजनेस 2019 करते हैं आप लोग? में जब कोरोना पहली बार आने वाला था तब हमारा मन रहा कि कुछ ऐसा बनाए तो हम बिजनेस में आए। तो हमने सबसे पहले मशीन बनाने से पहले कुछ फैब्रिकेशन का काम शुरू किया। तो जॉब वर्क कह सकते हैं जिसे। हाँ, नहीं जॉब वर्क नहीं, जैसे सैनिटाइजिंग बूथ थे, हमने पहला प्रोडक्ट वो बनाया। अच्छा। उस टाइम सैनिटाइजिंग बूथ का काफ़ी वो था, तो हमने जो शुरुआत की सैनिटाइजिंग बूथ से की, लेकिन हमारी वो लाइन नहीं थी, पर वो मार्केट की डिमांड थी उस टाइम डिमांड हुई थी। हाँ, तो वो हमने लिया और हमने उसे बनाना शुरू किया। काफ़ी हमने उनके अच्छे रेट पे हम सेल भी किया। अच्छा। फिर क्योंकि मेरा मशीन मैन्युफैक्चरिंग से लाइन से था और हाइड्रोलिक्स में ही था, स्पेशलाइजेशन था, तो हमने धीरे धीरे हाइड्रोलिक्स की मशीन्स बनानी शुरू की। बनाना तो हमें वही था, हाइड्रोलिक्स ही बनाना था, बट कोरोना की वजह से हमें पहले जो सैनिटाइजिंग वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बनाए हमने। अच्छा। और वो तो एक पहले वेव्स में बनाए, फिर बंद कर दिए। फिर हम हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोनोमेटिक और नोमेटिक सॉल्यूशंस में आ गए हैं। अच्छा। और जो हम मशीनों में मेनली करना चाहते हैं, एनर्जी सेविंग, जो लेबर की जो सेविंग हो पाए, जो हमारे कस्टमर उनकी, और एनवायरनमेंट का सॉल्यूशंस हो। अच्छा। ये तीन चीज़ें मेन है हमारी, अच्छा। जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो
हम मशीन से बनाते हैं, अब हमारा बिजनेस हो गया मशीन मैन्युफैक्चरिंग, आपका मशीन। अब मशीन मैन्युफैक्चरिंग में मशीन भी बहुत टाइप की होती है, अब लैपटॉप भी मशीन ही है बहुत, तो हम किस टाइप की मशीन बनाते हैं? अगर हम कहीं पे भी बैठते हैं, अगर अपने सराउंडिंग देखते हैं ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें हाइड्रोलिक का यूज़ ना हो। अगर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा किसी भी प्रोडक्ट को देखेगा तो उसे दिखेगा कि अगर ये मोबाइल है तो इसमें हाइड्रोलिक्स लगेगा। एक पेन बन रहा तो हाइड्रोलिक्स लगेगा। अच्छा। किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स है वो हाइड्रोलिक्स है, जो पास्कल लॉ पे काम करती है। आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ, हाइड्रोलिक एक कॉमन आदमी की लैंग्वेज में बताना कि मेरा अभी 5 साल का 10 साल का बच्चा है वो समझना चाहता है हाइड्रोलिक क्या है। हाइड्रोलिक क्या होता है कि देखिए, हम किसी चीज़ को, आपने देखो कि पहले कॉपी किताब बनती थी तो उनको क्या कह रहे, बनाने के बाद जब ग्लू कराते थे उसको दबा देते थे ईंट से, हाँ, बिल्कुल, वो पत्थर से दबा देते थे। अब हम मान लें प्लाई बना रहे हैं या कोई बोर्ड बना रहे हैं तो हम उनको कितने फोर्स से दबाएंगे? अगर मैं एक 2000 टन की मशीन बनाता हूँ जो 2000 टन फोर्स क्रिएट कर रही हो एक पर्टिकुलर पीस के ऊपर, तो उसकी जो फिनिशिंग आएगी वो हम मैनुअल किसी भी तरह से नहीं दबा सकते। पावर प्रेस के थ्रू दबाने की कोशिश करेंगे तो इम्पैक्ट लोड आता है। तो हाइड्रोलिक्स जो है वो स्मूथ लोड है और इतनी पावर हम और किसी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। जो हाइड्रोलिक से आएगा कि कितने एरिया पे कितना प्रेशर डालना है, कितनी फोर्स डेवलपमेंट करनी है, वो बेस्ट सोल्यूशन उसका हाइड्रोलिक्स ही है। पर हाइड्रोलिक वर्किंग कैसे करता है, क्या होता है ये? हाइड्रोलिक्स ऐसे जैसे हमने किसी चीज का, आपका कोई सॉरी, हम किसी चीज पे प्रेशर ला रहे हैं, पर हाइड्रोलिक्स में प्रेशर कैसे आएगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है और हमें इसको 100 टन फोर्स से 100 टन वेट मान लो या 100 टन फोर्स मान लो, दोनों अलग अलग हैं, बट हम फोर्स की बात है, हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी इस एरिया के ऊपर 100 टन की। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लेंगे जो राउंड शेप में होता है। अच्छा। उसका एरिया में हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। सपोज हमने एक सिलेंडर लिया जिसका इंटरनल डायामीटर 250 mm है, इट मीन 250 मिलीमीटर है। हाँ, लगभग 25 सेंटीमीटर। और उसके अंदर हमने एक प्रेशर डेवलप किया 205 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। 205 kg पर सेंटीमीटर। हाँ, या हम एक थंब रूप पे चलते हैं, जैसे हमने 250 मिलीमीटर का सिलेंडर लिया तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे इंजीनियरिंग से 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, 490 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 205 से तो 100 टन हो जाता है लगभग। अच्छा। ठीक है, 490 इंटू 205 इजकल टू अप्रोक्स 100 टन। तो हम जब उसके उस शैल के अंदर ऑयल भर के उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो जो सिलेंडर है जो अपना आउटपुट देगा नीचे मटेरियल के ऊपर वो 100 टन देगा। 100 टन देगा, है ना? तो वो 100 टन फोर्स आपके पीस पे अप्लाई हो गई। ठीक है। अब मान लिया हम इसी मोबाइल का कवर बना रहे हैं सिलिकॉन में या रबड़ में बना रहे हैं, तो हमने एक कैविटी ली 2 फीट बाई 2 फीट की, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 150 टन का। तो उसमें मटेरियल गर्म भी होगा, पकेगा भी, बाहर भी नहीं निकलेगा, और वो बनने के बाद मटेरियल जो निकलेगा वो स्मूथ निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मशीन का वर्किंग। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है। जी, आपने बताया सिलेंडर आपने 20 mm 220 mm का सिलेंडर, 250 mm का सिलेंडर है। हाँ। उसने फोर्स जनरेट किया, वो फोर्स जनरेट कैसे करता है? हाँ, उसके लिए जैसे एक सिलेंडर के अंदर फोर्स कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम एक पावर पैक शब्द आता है, पावर पैक बनाते हैं। उस पावर पैक के अंदर मोटर होता है और हाइड्रोलिक पंप लगा होता है। अब मोटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। वो रोटेशन देता है मोटर पंप को, और पंप ऑयल को बाहर फेंकता है। जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन होता है वो एक 50 लीटर पर मिनट या 20 लीटर पर मिनट जो हमारा सर्किट बोलता है उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, और वो डिस्चार्ज होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसे। वो डिस्प्लेसमेंट जाता है हमारे वॉल्स के ऊपर जिनको हम कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। अब वॉल्स का काम होता है हमारे मूवमेंट को आगे पीछे या ऊपर नीचे, तो वो उसको चलाना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, जैसे हमने डिजाइन की मशीन, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो वॉल्स है उस वॉल में ऑयल आ गया और प्रेशर के साथ आ गया, उस प्रेशर को हम आगे उन वॉल के थ्रू सिलेंडर तक पहुंचाते हैं। सिलेंडर तक पहुंचाते हैं। वो जो आपने 250 mm 250 सिलेंडर का, तो 250 mm के सिलेंडर के आपने फोर्स
आपने ऑयल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल में कन्वर्ट किया आपने? मैकेनिकल में कैसे हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करके उसके अंदर डाल दिया। उसके अंदर डाल दिया। अब उसको आप मशीन जो बनाते हो आप उसको कंट्रोल करते हो फिर मशीन के थ्रू? उसको बाद हम उसको मशीन को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करते हैं, जैसे पीएलसी लगा के, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल पीएलसी लगाते हैं। उसमें ये होता है कि आपका मटेरियल कितनी देर पकना है, कितनी देर में खुलना है, कितनी देर ब्रीदिंग होगी, वो सब हमारा उसमें पैरामीटर्स होते हैं। इट मीन्स मशीन हमारी हमारे पैरामीटर पे चलती है, कितनी देर चलेगी, कितनी देर बंदेगी, कितना टेम्परेचर होगा, 200 डिग्री होगा या 205 होगा या 201 होगा या उससे नीचे रखना, वो हमारे वेरिएबल पैरामीटर होते हैं। उन वेरिएबल पैरामीटर को हम सेट कर सकते हैं। ठीक। अब हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोलिक का बेसिक काम है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का फोर्स क्रिएट करना, यानी कंट्रोल वे में आप फोर्स क्रिएट करना, कहाँ पे क्या एप्लीकेशन से कैसी है वहाँ पे कंट्रोल वे में हम लोग फोर्स क्रिएट कम करना ज्यादा करना, जब प्रोडक्ट रेडी हो गया तो फोर्स को रिलीज करना, और प्रोडक्ट रेडी करना तो फोर्स को करना। तो हम किसी प्रोडक्ट को करने के लिए हाइड्रोलिक का इस तरह से यूज करते हैं। करेक्ट। और न्यूमेटिकल क्या होता है जो आपने न्यूमेटिकल यूज बताया था? देखिए, जो हाइड्रोलिक्स की तो प्रेशर की कोई रेंज नहीं है। आप 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक या उससे ऊपर भी ले जाते हैं। तो नॉर्मली हम तो 200-400 पे ही अपना मशीन डिज़ाइन करते हैं, इससे ज़्यादा जाते नहीं है। अच्छा। बट उसकी कोई रेंज नहीं है। 700-2000 का जहाँ तक पंप अवेलेबल्स हैं वहाँ तक जा सकते हो हाइड्रोलिक में। हाँ, लेकिन न्यूमेटिक्स में क्या होता है, एयर होती है। जब एयर को हम ज़्यादा प्रेशर से दबाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अच्छा, अगर हमने एयर को दबाया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब अच्छा पानी बन कंप्रेस्ड हो जाएगी। हाँ, कंप्रेस होके वो उसके मोलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ के लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब हम जैसे घर में यूज करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, वो तो गैस है ना। हाँ, गैस को हम लोग लिक्विड में बना दिया उसको। प्रेशर जैसे जैसे गैस जाएगी वो उसके मोलिक्यूल्स खुलते जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को कंप्रेस किया तो लिक्विड बन गई, लिक्विड को एनहांस किया तो वो गैस बन गई। अब अगर हम न्यूमेटिक्स की बात करते हैं, हमने अभी एग्जांपल दिया था 250 सेंटीमीटर, हाँ जी, 250 मिलीमीटर का, बिल्कुल वही सिलेंडर में हमने न्यूमेटिक डाल दिया तो वहाँ हमारी जो रेंज रहेगी वो प्रेशर की वर्किंग, सेफ वर्किंग प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो रहेगी 5 केजी। 5 केजी। अब मानिए इधर 5 केजी है न्यूमेटिक में और वहाँ पे है 200 केजी वर्किंग सेफ, जो हम अपनी मशीनों में रखते हैं, या 200-250 भी रखते हैं। तो आप देखो कितना गुना हो गया, बहुत मल्टीपल हो गया। अच्छा। अब 5 को आप 6, 7, 8 तक ले जा सकते हैं। अच्छा। 10 पे तो उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारी वॉल्स हैं वो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हैं। अब न्यूमेटिक्स क्यों नहीं लगाते उसका भी जवाब दे देता हूँ कि अगर हमें 100 टन चाहिए तो जो 250 mm का सिलेंडर था, न्यूमेटिक्स से 100 टन लेने के लिए वो बहुत बड़े डायमीटर का हो जाएगा। बहुत बड़े डायमीटर का वो हो जाएगा, मान के चलो एक अप्रोक्स 3 मीटर 2 मीटर, उतना तो जगह ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए न्यूमेटिक जहाँ फेल हो जाती है, जहाँ न्यूमेटिक इनिशियल फोर्स का फॉर्मूला है, लगता पास्कल लॉ ही है दोनों पे, न्यूमेटिक हो और या हाइड्रोलिक हो। अब हमने क्या किया, एक और सॉल्यूशन बनाया कि हमने एक मशीन बनाई जिसको होता है हाइड्रोनोमेटिक, है ना। अब वो दोनों का कॉम्बिनेशन। अब जब हमें रैपिड चाहिए तो हम चल रहे हैं रैपिड एक्शन में, हमारी मशीन चल रही है एयर से, क्योंकि वहाँ फोर्स नहीं चाहिए, जिसको हम लो प्रेशर बोलते हैं। और जब हम उसे हाई प्रेशर पे ला रहे हैं तब हमने उसे हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो उसमें हमारा मोटर की जरूरत नहीं होती है, न्यूमेटिक से ही हम एरिया रेशो को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। उसमें हमारा पहले सिस्टम न्यूमेटिक से चलता है, अप्रोच जो होती है, जो हमें डिस्टेंस कवर करनी है, वो हम कवर कर लेते हैं न्यूमेटिक से, ताकि फास्ट स्पीड हो। अच्छा। रैपिड स्पीड जो है वो, अच्छा, न्यूमेटिक की स्पीड तेज होती है? न्यूमेटिक की स्पीड तेज इसलिए होती है क्योंकि सिलेंडर छोटे होते हैं। ठीक है। और हम पीछे कंप्रेसर लगा देते हैं ना, तो स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, हाइड्रोलिक में भी कवर भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मोटर बड़ा होता है। अच्छा, वो एक कैलकुलेशन है। अच्छा। हाइड्रोलिक की कैलकुलेशन को न्यूमेटिक की कैलकुलेशन से आप मैच कर सकते हो, बट वो कहीं एडवांटेज है, कहीं डिसएडवांटेज है। अच्छा, अगर हम अपनी सराउंडिंग लाइफ को देखें, अपने आसपास की, तो कौन सी मशीन जो बिल्कुल नियरेस्ट लोगों रियल लाइफ से रिलेटेड है कि जो रोज देखते हैं, हाइड्रोलिक है और न्यूमेटिक है? हम घर से ही शुरू करेंगे। हाँ जी। सबसे पहले हमारे जितने फुटवेयर हैं या हमारी किचन है,
वो सब हमारे हाइड्रोलिक से बनते हैं। जितनी हमारी टेबल वेयर बनती हैं, जैसे घर में ग्लास हो गया, भगोना हो गया, किचन सिंक हो गई, गैस का चूल्हा हो गया, ये सारे वो सभी के सभी हाइड्रोलिक से निकलते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप अपने प्लाई देख लो जो घरों में यूज होती है, बोर्ड देख लो, इनके लिए भी हाइड्रोलिक प्रेस यूज होती है। उनको लेमिनेट करने के लिए लेमिनेशन जो सनमाइका का होता है उसके लिए हाइड्रोलिक प्रेसेस है। अच्छा। कपड़े के कटिंग के लिए हाइड्रोलिक्स में पंचिंग आ गई है। अच्छा। घर में कॉपी किताबें यूज करते हैं, उनकी मशीनों में भी हाइड्रोलिक्स यूज होता है। ऐसा कोई जगह आप डबराल जी बताओ मुझे जहाँ पे आप पूछना चाहते हो क्या वहाँ पे हाइड्रोलिक कैसे लगेगा? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और दूसरे तरीके से था। हम जैसे घरों में लाइफ में यूज कर रहे हो तो कोई मशीन ऐसी जो हाइड्रोलिक है और एक मशीन वो रेगुलर यूज में घर के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं, घर के अंदर यूज कर रहे हैं, आपको इतनी बड़ी फोर्स की घर में जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। अच्छा। फिर भी जो अब आ रहे हैं वो इस हाइड्रोलिक से अलग है। हम उन्हें हाइड्रोलिक शॉकर बोल सकते हैं। हाँ। जैसे कबर्ड खोलने के लिए हाइड्रोलिक शॉकर लग रहे हैं, आपके डबल बेड सिंगल बेड को खोलने के लिए हाइड्रोलिक शॉकर लग रहे हैं, वो इतना ही है। तो वो बेसिक हाइड्रोलिक है जिस पे आप काम करते हो या थोड़ा सा अलग है? वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट है स्प्रिंग्स का। अच्छा। वो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग नहीं आती, वो शॉकर बोलते हैं। जो तो आपकी गाड़ियों में भी यूज हो रहा है, डिग्गी में भी यूज हो रहा है, पर वो एक छोटा सा हाइड्रोलिक शॉकर्स हैं जो आपके घर में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट आपको दिखेंगे भाई किसी के घर में हाइड्रोलिक मशीन से बने हुए प्रोडक्ट सारे हाइड्रोलिक से बने हुए दिखेंगे। आपके घरों के ऑन ऑफ स्विच, एनर्जी मीटर, यहाँ तक कि जो आप घर के गेट यूज कर रहे हैं इससे के, उनके एक्सट्रूजन, उनका रोलिंग सब हाइड्रोलिक्स पे जा रहा है। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपको घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जहां हाइड्रोलिक्स यूज ना हो। अच्छा। अब हम एक दूसरी चीज उसी को समझते हैं कि आप कह रहे हो घर में जो हम लोग हाइड्रोलिक स्प्रिंग्स यूज करते हैं उनमें एनर्जी तो हम डालते नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो डालते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है? वो देखो ऐसे काम करती है कि जब हम उसको खोलते हैं ना, जब हम उसको नीचे दबाते हैं तो जो ऑयल है ना हमारा प्रेशराइज हो जाता है। अच्छा। अब वो प्रेशराइज करने के बाद हमने लॉक कर दिया अपने गेट को, तो वो जब हम उठाने की हल्का सा पुश करते हैं ना तो वो जो ऑयल या स्प्रिंग दब गया है ना वो रिलीज होता है, वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। क्योंकि हमेशा पुल करना मुश्किल होता है, पुश करना आसान होता है। जैसे आपने गेट बंद किया तो इजीली बंद हो जाएगा, उठाने में आपको जोर लगेगा। अच्छा। तो ऐसे जैसे बेड का आपको बॉक्स खोलना है तो आपने उसको रिलीज किया तो जो अंदर आपने शॉकर बना दिया है, एब्जॉर्बर है, वो अपनी पावर रिलीज करेगा, ढक्कन खुल जाएगा। अच्छा। आपने हाथ से दबाया, जब आप वापस दबा रहे हैं उसको तो वो अपनी एनर्जी स्टोर कर ले रहा है। अच्छा। अब इसके अंदर आप कहते हो कि ऑयल यूज हो रहा है, ऑयल ही कंप्रेस हो रहा है, ऑयल ही ऊपर ऑयल भी होता है, स्प्रिंग भी होता है। तो जो नॉर्मल घरों में तो ऑयल होता है, स्प्रिंग जो शॉकर्स की बात कर रहा हूँ वो हमारी लाइन से थोड़ा बाहर की चीज है। अच्छा। वो डोमेस्टिक में ही आ जाती है, तो ऑयल तो होगा उसमें जरूर होगा। अच्छा। और सीले आपकी लाइन में ऑयल यूज होता है? ऑयल यूज होता है। अब हाइड्रोलिक ये ऑयल कौन सा होता है, ये किस चीज का होता है? देखिए हमेशा ऑयल में लोग ये सोचते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, बट ऑयल जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं आता है। अच्छा। वो उसका सही शब्द है हाइड्रो प्लस लिक, हाइड्रोलिक मतलब पानी का एक घोल। अच्छा। तो ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें एक मतलब जैसे साबुन का घोल होता है ना, इस टाइप से होता है। बाकी केमिकल इसमें और भी मिलते होंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट बेस इसका हाइड्रो प्लस लिक है। मतलब पानी का एक घोल। अच्छा। बट ये रस्ट प्रूफ होता है। अगर रस्टिंग होती अगर पानी होता तो जैसे कटिंग ऑयल है, आपने देखा होगा कटिंग ऑयल क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे टूल को और हम प्रोडक्ट को जंग ना लगे। अच्छा। ऐसा ही एक ये प्रोडक्ट है जो बनाया हमारे साइंटिस्ट ने मिलके बनाया, जो भी बनाया। तो ये हाइड्रोलिक जो है, हाइड्रो पानी का एक घोल कॉम्बिनेशन है जिसको बनाया जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट है, जैसे 68 गिर रहा है, 32 है, 24 है, और भी आते हैं हाई टेम्परेचर। अब बहुत लंबी रेंज है इसकी। अच्छा। तो जो जिस तरह की मशीन बनाएगा, जैसे जिस तरह का सीलिंग सिस्टम यूज करेगा उस तरह का ऑयल यूज करेगा, ऑयल यूज करेगा। एक तरह का ऑयल एक ही तरह की मशीन में चलेगा। वो हम जिस तरह के डिजाइन हमने किया उससे दूसरा डालेंगे तो वो नुकसान देगा।
अच्छा, जो ये ऑयल होता है जो आप यूज़ करते हो किसी भी कंप्रेस करने में या उस चीज़ में जो ऑयल यूज होता है, इसकी लाइफ क्या होती है? चेंज होता है या बहुत लंबी लाइफ होती है? इसको चेंज करते रहना पड़ता है या ख़त्म होता है तो कुछ रिफिल करना पड़ता है? अच्छा, देखिए, पहला ऑयल हमें क्यों रिफिल करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ हम्म, कि एक कंटामिनेशन होता है। हम्म, अगर आपकी मशीन में कंटामिनेशन हो रहा है किसी वजह से, हम्म, जैसे डस्ट जंग पार्टिकल लग रहा है या कुछ? डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, जंग तो नहीं लगता अंदर में नॉर्मली। हम्म, अगर वाटर कंटेंट नहीं है पानी के अंदर, पानी नहीं मिलाया आपने बाद में, हम्म, आप बने यूज करते हुए ऑयल में थोड़ा पानी डाल दोगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हाइड्रोलिक बन जाएगा। हम्म, वो वाटर जंग लगाता रहेगा, अच्छा, आपका जो रहेगा वो अलग रहता है। अच्छा, तो एक तो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। मान के चलो अगर आपने 500 लीटर का टैंक यूज किया तो साल में आपको 5-7 लीटर ही ऑयल फिल करना है। वो भी इसलिए कि जब ऑयल गर्म होता है 55 डिग्री या 60 डिग्री, तो कुछ फ्यूम बनते हैं जो दिखते नहीं है, वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, या थोड़ा सीपेज वगैरह। हाइड्रोलिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लीक प्रूफ नहीं है, अच्छा, और एयर तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ आवाज करती है, पर आपका फर्श गंदा नहीं होगा, कहीं लगेगा नहीं, प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचेगा। हाइड्रोलिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाइड्रोलिक की लीकेज है, अच्छा, उसको थोड़ा बहुत इसलिए हमें रिफिल करना पड़ता है। अच्छा, अगर कंटामिनेशन हो गया तो आपको उसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करना उसके लिए फिल्ट्रेशन मशीन आती है। पहले तो कंटामिनेशन होगा नहीं, अगर मशीन सही है तो कंटामिनेशन नहीं होगा, अच्छा, और हो गया तो फिल्ट्रेशन करना और पड़ेगा। जो ये ऑयल निकलता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है या क्या होता है, किस तरह से, या कोई वो है? बायोडिग्रेडेबल, ये तो मैं आपका क्वेश्चन मेरे को यानी clear जब ऑयल बचा हमने कंटेमिनेटेड वाटर निकाला उसको फिल्टर वो करके कुछ बच रिसाइकल हो गया, जाता, वो रिसाइकलेबल है। रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, उसको यूज हो जाता है वो। अब आगे चलते हैं उसको करते हुए। आपकी जो मशीन है जब हाइड्रोलिक बनाते हो और न्यूमेटिक बनाते हो, हाइड्रोलिक मशीन जो आपकी मशीन हो यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन आप किन किन इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं जैसे? देखिए, हमारी मशीन जाती है रबड़ इंडस्ट्रीज में, हम्म, क्रॉकरी इंडस्ट्रीज हैं, हम्म, एसएमसी डीएमसी जो अपने ऑन ऑफ बटन्स होते हैं, एनर्जी मीटर्स होते हैं, बैकेलाइट होती है, स्टील वाले होती हैं, और स्क्रैप के काम जो होते हैं उनमें, बगास का काम जो होता है, शुगर कैन बगास का जो टेबल वेयर होता है उसमें होता है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो आज बहुत चल रहा है उनमें यूज होती है, हम इनमें दे रहे हैं। अच्छा, तो आपकी मशीन यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, आपकी मशीन नेक्स्ट मशीन बनाती है? हमारी मशीन प्रोसेस में लगती है। अच्छा, हमारी मशीन के पहले भी मशीनें होती हैं अच्छा, और बाद में भी होती हैं, अच्छा, ठीक है। तो आप चेन को कहीं वो करते हो आप? हम देखिए, दो तरह की मशीनें होती हैं, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। हम्म, अगर ऑनलाइन की बात करें तो हमने रॉ मटेरियल डाला और मटेरियल बाहर निकला तैयार हो हाँ, गया। वो ऑनलाइन हो वो हर आदमी इंडिया में नहीं लगा पाता। गया। 10 करोड़ की मशीन, 6 करोड़ की मशीन, तो इंडिया में एक लाइन चली ऑफलाइन की, कि उसने क्या छोटे छोटे सेगमेंट खरीदे मार्केट से और उनको लिया, मैनुअली ट्रांसफर होता रहा, बनता रहा। यानी कुछ यहाँ बना उसको उठा के इसमें डाला, हाँ, फिर उसमें तो आप हमारा इस हम ऑफलाइन के कोई एक हाँ, कोई उसके एक पार्ट में आते हैं, एक या दो पार्ट में, 3 पार्ट में, कहीं कहीं हम ज्यादा हैं और कहीं कहीं हम बीच में खड़े हैं या साइड में खड़े हैं, अच्छा, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, पूरी चेन नहीं है हमारी। एक एग्जांपल से समझे कि जैसे किसी चीज का प्लांट में हमारी कैसे कैसे कहीं कौन सी मशीन अब हम रबड़ प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लिया हमें कोई रबड़ की सील बनानी है या कोई भी रबड़ का पार्ट बनाना है। सील का मतलब इतना, जैसे हम स्कूटर में वो सील देखते हैं, वो सील का मतलब वही है ना? सील है, जैसे आपका टायर की बात करते हैं, हाँ, रबड़ टायर, रबड़ रबड़ टायर रबड़ प्रोडक्ट है, ट्यूब भी रबड़ प्रोडक्ट है। बिल्कुल, तो उनको पहले तो उसके रॉ मटेरियल को रोलिंग में जाएगा, नीडर होता है, मिक्सिंग मिल होती है, ये 2-3 क्रैकर मिल होती है, ये 3 चीज़ों में उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जब फाइनल उनका जो बैच बन जाता है वो हमारी मशीन पे आता है। अच्छा, हमारी मशीन में फिर उनका मोल्ड होगा, वो मोल्ड होगा, जिसको हम रबड़ मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। बनने के बाद फिर उसको ट्रिमिंग भी करना पड़ता है। हमारी मशीन से भी ट्रिमिंग हो सकता है, मैनुअल ट्रिमिंग भी हो सकता है। ट्रिमिंग मींस यानी कटिंग, जो साइड कटिंग जो 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 एक्स्ट्रा जो फालतू का प्रोडक्ट हाँ, होगा वेस्ट मटेरियल जो रह गया वो बनेगा। अब बचा। उसके बाद पैकेजिंग है। अच्छा, तो पैकिंग करने के लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, तो वो लोग अलग अपने आप भी करते हैं, मैनुअल भी करते हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी भी आती है, तो वो सब चीज़ें। ऑटोमेशन में भी हाइड्रोलिक यूज होता है? ऑटोमेशन में हाइड्रोलिक यूज़ होता है, बट ऑटोमेशन जो है वो सर्वो, प्रोपोर्शनल,
हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, हाइड्रोनोमेटिक का कॉम्बो होता है, किस तरह का ऑटोमेशन चाहिए। अच्छा, यानी हमें प्रोडक्ट कैसी शेप में हाँ, चाहिए और उसका हर इसका अलग अलग यूज अब मान लिया आपको यहाँ से प्रोडक्ट उठा के 1 मीटर दूर तक, है। तो आप पिक एंड प्लेस लगा सकते हैं, उसको कन्वेयर पे चला सकते हैं, उसको रेल से उठा सकते हैं, उसको ग्रिपर से उठा सकते हैं। मतलब जो ट्रांसफर है वो आप कैसे भी कर सकते हैं। उसमें मैकेनिकल भी लग सकता है, न्यूमेटिक भी, वैक्यूम भी, हाइड्रोलिक भी, कुछ भी लगा सकते हैं। वो डिजाइनर के ऊपर बात है, वो ट्रांसफर कैसे कर रहा है, क्या उसको चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूमेटिक की। न्यूमेटिक हम कहाँ यूज करते हैं? न्यूमेटिक हमारे किस इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? जैसे अभी आपने हाइड्रोलिक का बताया, किस तरह से हम लोग न्यूमेटिक देखिए, जब हमें कोई हल्का प्रोडक्ट कम वेट का दबाना है, उठाना है, चलाना है, तो हम न्यूमेटिक यूज करते हैं। मतलब न्यूमेटिक जो है, हाइड्रोलिक्स हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए एक सपोर्टर है। अच्छा, जहाँ हमें खर्चा बचाना है, काम तो हाइड्रोलिक से करना है, बट हमें कोई सपोर्टर चाहिए। अच्छा, जिसका काम सिर्फ चीज को एक थोड़ा सा वो देना है, एज देना है किसी हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें, जो चीज हम हाइड्रोलिक से करेंगे वो महंगा होगा। अच्छा, तो और हमें मशीन को सस्ता करना है, तो हम कुछ ऑपरेशन न्यूमेटिक से कर देते हैं। अच्छा, जैसे मशीन के अंदर हमें माल डालना है और निकालना है, तो हमें सिर्फ 2 टन या 3 टन या 5 टन की फोर्स चाहिए। तो हमने क्या किया, न्यूमेटिक सिलेंडर लगा दिए, जो अंदर लेके भी जा रहा है और बाहर लेके आ रहा है, बट बना रहा है वो 60 टन पे या 100 टन पे। अच्छा, वो हाइड्रोलिक कर दिया, और जो स्लाइडिंग अरेंजमेंट है वो हमने न्यूमेटिक पे कर दिया। उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम हो अगर जाएगी। किसी क्लाइंट का बजट को वो कंस्ट्रेंट है, तो कहाँ पे हम लोग सेव करके दे सकते हैं? वो हमारे लिए इंजीनियरिंग मेथड है। अच्छा, ना तो हम अपनी मशीन में ओवर इंजीनियरिंग कर सकते और ना उसे मिनिमाइज कर सकते। जो कस्टमर बोल रहा है, जो मशीन बोल रही है, उसी के हिसाब से। दूसरा, न्यूमेटिक में एनर्जी कंजप्शन कम है। हाइड्रोलिक में तो जो मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। तो फोर्स ज्यादा ले रहे तो उतने चाहिए, तो प्रोपोर्शनल तो वही है कि बड़ी फोर्स लोगे तो ज्यादा एनर्जी जाएगी, छोटी लोगे तो कम जाएगी, पर खर्चे, मेंटेनेंस कम है न्यूमेटिक का, तो हम उसको भी यूज करते हैं साथ साथ। कई कंपनियां हैं जो केवल प्रिंटिंग मशीनें बनाती हैं। प्रिंटिंग कोई मशीन, कोई बनाता है कि जी हम केवल कैमरा बनाने की मशीन बनाते हैं, कोई बोलता है जी हम लोग पेपर कटिंग की मशीन बनाते हैं, कोई बोलता है अपना एक्सपर्टाइज क्या है, जो हम न्यूमेटिक हाइड्रोलिक मशीन से हम किस मशीन को स्पेसिफाइड बनाते हैं, ये समझते हैं। जो मतलब हमारा जैसे मैं हूँ, मेन एक एग्जांपल मानते हैं कि मैं केवल प्रिंटिंग करने की मशीन बनाता हूँ, एज ए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन बनाता हूँ, या कोई और चीज़ की मशीन बनाते हैं, पर्टिकुलर मशीन। आपका हम ये किस क्लाइंट को, किसको माने कि किनको आप कैटर कर सकते हो? देखो, हमारे जो कस्टमर है ना, वो मेनली जो हमारा बिजनेस है, वो एक तो रबड़ इंडस्ट्री है। अच्छा, रबड़ में है। दूसरा एसएमसी, डीएमसी, जो अपने ऑन ऑफ बटन्स होते वगैरह हैं, तो वो उनमें है। अच्छा, फिर बैकेलाइट हो गया। फिर जो हमारी टेबलवेयर इंडस्ट्रीज होगी। एक दोबारा से समझते हैं एक बार नई चीज पे। अब हम चलते हैं रबड़ इंडस्ट्री पर। रबड़ इंडस्ट्री में क्या क्या कैटर करते हैं लोग? उनके लिए किस किस चीज़ के लिए मशीन बना सकते हैं? देखिए, रबड़ का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप मेडिकल लाइन हो गई, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो रबड़ प्रोडक्ट चाहिए जिनको, जैसे मोबाइल हो गया, या जैसे मोबाइल के कवर रबड़ के भी आते हैं, सिलिकॉन के भी आते हैं, तो दोनों सिलिकॉन का सेम है सर। सेम चीज हम दोनों को कवर करके उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मेरे को कवर बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो आप मशीन बना के उनको दे दोगे, रबड़ का उस सिलिकॉन का प्रोडक्ट बना देंगे। ऐसी किसी को टायर बनाना है तो आप टायर बनाना है, वो मशीन बड़ी हो जाती है थोड़ी। नहीं, लेकिन छोटे टायर भी तो बनते हैं खिलौनों के। हाँ, वो बनेंगे सर, खिलौने के लिए हो गया। लेकिन जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं, वो हमारी कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा, प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, वो कुछ। देखो, कहीं ना कहीं हम समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा शुरू से मनता है, मैं प्लास्टिक में नहीं हूँ। अच्छा, आपकी मशीन और इंजेक्शन मोल्डिंग में डिफरेंस क्या है? इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है? थोड़ा समझना चाह रहा हूं। इंजेक्शन मोल्डिंग जो होती है ना, इंजेक्शन तो आप रबर का भी कर सकते हो, अच्छा, ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट हम ट्रांसफर मोल्डिंग इंजेक्शन में बना रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो आपकी इंजेक्शन से ही चलेगी। अच्छा, उसमें क्या होता है, आपका जो LDPP है, जो आपका केमिकल है, उसको वो मशीन में आता है ऊपर के थ्रू, गर्म होता है, गर्म होने के बाद बैरल के थ्रू आगे शॉट मारता है। वो शॉट आपका हाइड्रोलिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, टॉगल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है। 2 ही ऑप्शन है, ऑल ओवर वर्ल्ड 2 ही ऑप्शन है। वो शॉट मारता है, डाई स्टेम बंद होती है, बंद डाई के अंदर मटेरियल फिल होता है, और
तुरंत खुल जाता है, खुलने के बाद मटेरियल बाहर आ जाता है। इसी जैसे प्लास्टिक के चम्मच, आपकी बाल्टी, कूलर, ये सब इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट है। अच्छा। और जो प्लास्टिक है वो सिर्फ इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता है। अच्छा, फोर्सफुली जो इमीडिएट फोर्स और इमीडिएट रिलीज वाला। हाइड्रोलिक सेम है सर, हाइड्रोलिक सेम लगेगा, इंजेक्शन मोल्डिंग में भी सेम लगेगा। अच्छा, दोनों में हाइड्रोलिक का यूज। दोनों में हाइड्रोलिक होगा। ठीक है। अब हम हाइड्रोलिक के लिए मशीन की फोर्स नहीं मिलेगी आपको। सुधीर जी, इससे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ समझना चाह रहा था, मशीनरी जैसे इंडिया में आप लोग मशीन बनाते हो, इंडिया में बहुत सारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इंडिया में जर्मन की भी बहुत मशीनें आती हैं, जापानीज बहुत मशीनें आती हैं, चाइनीज़ बहुत मशीनें आती हैं, कोरियन बहुत मशीनें आती हैं। हम इनकी मशीनों में और हमारी मशीनों में क्या डिफरेंस होता है, और जो हम लोग इनके आसपास नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, वो पूरे वर्ल्ड को फोकस करके चलते हैं, ठीक है। दूसरा, जो पैसे जो कॉस्ट उनको मिल जाती है ना, वो इंडियंस हमें नहीं देते। पहली बात तो ये है। अगर हम ऑफर करते हैं किसी को कि हम 6 करोड़ 7 करोड़ की मशीन देंगे ना, तो वो कहते हैं कि पहले बनी हुई दिखाओ, चलती हुई दिखाओ। वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हाँ, तो 6-7 करोड़ की मशीनें वो फिर वहां से ले लेते हैं। तो वैसा नहीं है कि मशीनें इंडिया में नहीं बन रही हैं, बट जो हम अपने सेगमेंट की बात करते हैं, तो हम चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया से सस्ती मशीन बनाने की और कस्टमर को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मशीनें सस्ती हैं, अच्छी हैं, उनकी मशीनें महंगी हैं, उनकी सर्विसिबिलिटी में बड़ी दिक्कत है। अच्छा। उनका इंजीनियर आता है तो 1.5 महीने बाद मशीन चालू होती है। अच्छा। बट क्वालिटी उनकी अच्छी है, नो डाउट। हम उस क्वालिटी पे जा रहे हैं। मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया चल रहा है, और बहुत सारे सेगमेंट में हमने चाइना को हटा दिया है। अच्छा। चाइना को क्वालिटी वाइज भी हटाया है, रेट वाइज भी हटाया है। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, जो भी अच्छी मशीन बनाते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको हमने कॉस्ट वाइज हटाया है। अच्छा। कि अगर हमने 50 लाख की मशीन वो इंपोर्ट करना चाह रहे थे, तो हमने 25 लाख में उनको मशीन प्रोवाइड करी है। तो इतना हम डेवलप हो चुके हैं कि हम उनकी 50 लाख की मशीन को यहाँ 25 लाख में डेवलप कर पाए। बिल्कुल सर। तो एक और चीज़ होती है कि लोग बहुत सारी हमसे बनाने की जगह लोग वहाँ की 15-20 साल चली हुई मशीनें भी मंगवाते हैं। वो क्या चीज़ है? देखिए, ये जो 15-20 साल पहली बात करते हैं ना, पहले हमारा मटेरियल कॉस्ट बहुत कम होती थी हर जगह, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ओवर इंजीनियरिंग पे चलते थे। तो जो मशीनें आती हैं ना, वो ये सोच के लेते हैं कि स्क्रैप है, और उसको खरीद के इंजीनियर जो अपना दिमाग लगाता है, वो इंडियन ही लगाते हैं ना। अच्छा। उनको जो मॉडिफाई करते हैं वो तो सारा इंडियन ही होता है, हम भी करते हैं। अगर कोई हमारा कस्टमर परेशान है, अभी पीछे आपको शायद मैंने डिस्कस किया था कि एक जर्मनी की मशीन में सर्वो खराब हो गया। अच्छा। और एरर दे रही है बार बार। सर्वो क्या, तो पीछे बताना पड़ेगा। सर्वो, देखिए, ये मोशन कंट्रोल होता है। अच्छा। जैसे आपको सर्वो ड्राइव करना है, कोई मटेरियल को आगे पीछे करना है, तो हम उसको सर्वो ड्राइव करते हैं। बॉल स्क्रू घूमता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना होता है, कितना चलना है, तो वो बिल्कुल प्रिसाइज जाके रोक देता है। ठीक है। अब अगर वो नहीं चलेगा तो मशीन तो बंद होगी 5 करोड़ की। बिल्कुल बंद होगी। और एक 5 करोड़ की मशीन बंद होने का प्रोसेस इंडस्ट्री में ये हाल होता है कि पूरा प्लांट बंद हो गया, मतलब पर मिनट का लॉस है। पर मिनट का लॉस। अब उसके लिए सर्विस में अगर 24 घंटे की लेट हो गई तो प्लांट तो बंद हो गया ना। 24 घंटे की प्रोडक्शन खत्म हो गई, प्रोडक्शन भी खत्म, क्लाइंट भी डंडा करेगा। तो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया और चालू कर दिया बहुत कम टाइम में। अच्छा। तो हम सर्विस दे रहे हैं। इंडियंस जो माइंड है वो बहुत अच्छे से उन मशीनों को समझता है, उन्हीं को पढ़ के उनका डिजाइन जो बहुत अप्रूव्ड मशीन है, जो 50-100 साल से बन रही है, उनको हमने कॉपी भी किया। कोई कहने में शर्म नहीं कि हम उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करते हैं, बट हम उनको कॉपी करते हैं, लेते हैं उनसे टेक्नोलॉजी। उनसे टेक्नोलॉजी नहीं लेते। हम अपनी बात करेंगे, हम हमेशा सिस्टम को समझते हैं। कॉपी करना होता है एप्पल टू एप्पल कॉपी करना, हर चीज डायमेंशन नाप के नहीं। हम उनकी थ्योरी देखते हैं कि किस थ्योरी पे मशीन चल रही है, किस मैकेनिज्म पे काम कर रही है, किस मैकेनिज्म पे काम कर रही है। हम फिर अपना डिजाइन बनाते हैं। अच्छा। हमारा कोई भी पार्ट उनके पार्ट से मैच नहीं करता। तो हम आपके एक प्रोडक्ट ये भी मान सकते हैं कि कोई किसी ने अपना प्लांट लगा रखा, मशीनरी लगा के, कहीं प्रॉब्लम आते तो आप उसको सर्विस भी दे सकते हो और वो पार्ट्स वगैरह भी आप डेवलप करके दे सकते हो। बिल्कुल, ये भी हमारे हम चाइना के काफी सारे पार्ट इंडिया में दे रहे हैं हम। अच्छा। काफी पार्ट दे रहे हैं। जो चाइना से मंगाना कस्टमर के लिए एक बहुत ही दिक्कत वाला काम है। अच्छा। तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमें दे दो,
जो आपका पार्ट खराब हुआ है हम उसको चेंज करके दे देते हैं। अच्छा, और वो यहाँ बहुत पे अच्छे, हाँ, उससे क्या होता है कि जैसे उस तरह के 50 प्लांट चल रहे हैं इंडिया में, और पहला कस्टमर आया तो हमने उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने डेवलप कर दिया तो फिर वो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि चाइना जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में मिल रहा है, तो हम उनको स्पेयर पार्ट भी दे रहे हैं। तो हम एक तरीके से माने कि जैसे मारुति वाला हर जगह आपको ठीक करने वाला मिल जाता है मारुति की गाड़ी को, तो इंडियन मशीन जो होगी उसका करीबन सर्विस करने वाला, रिपेयर करने वाला सब हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल सर, हर और कॉस्ट भी बचेगी। हर तरह का इंजीनियर इंडिया में अवेलेबल है, सिर्फ आपके लिंक होने चाहिए, आपकी अच्छी उनसे गुडविल होनी चाहिए। हम आज अगर मैं पीएलसीज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, मित्सुबिशी जापान, एलन ब्रैडली, होमरोन, इंडिया की बात करते हैं डेल्टा और जो सेलेक्ट वगैरह, सब पे काम कर रहे हैं, और हर तरह के डिजाइनर प्रोग्रामर हमारे पास हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई फंसता है तो हम निकालते हैं, और बड़े अच्छे, हम कम रिजनेबल, बहुत कम रेट पे उससे काम करते हैं। हम सर्विस में कमाने का कभी नहीं सोचते, हमारा सिर्फ पर्पस है नई मशीनें डेवलप करना, एनर्जी सेविंग करना, लेबर बचाना, और सेफ्टी के साथ, मतलब अगर जर्मन की मशीन में कोई सेफ्टी है तो हमारी मशीन में भी सेफ्टी सेम सेफ्टी आएगी, सेफ्टी आएगी, कोई एक्सीडेंट के चांस कोई नहीं रखेंगे। अच्छा, तो क्या धीरे धीरे लोगों का इंडियन मशीन्स पे फेथ बढ़ रहा है? सर लोग कहते हैं कि आप इंडियन मशीन तो दे ही रहे हो, हमारी मशीन में सारा मटेरियल भी इंडियन ही लगाना। अच्छा, वो चाइना के मटेरियल को मना कर दे रहे हैं। अच्छा, चाइना, ताइवान, या देखिए उन अमेरिका, जर्मनी, इनकी तो बात नहीं करता, उनको तो उनका मटेरियल तो लोग खुश होकर लेते हैं, बट जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर था चाइना, ताइवान, उनके प्रोडक्ट लगाने हमने बिल्कुल बंद कर दिए। उनके प्रोडक्ट लगाने। हाँ, तो जो उनके ये चिप्स हैं, चिप्स तो आपको बाहर से ही लगानी पड़ेगी। जो पीसीबी में चिप्स लगती हैं जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करती हैं, वो तो अभी इंडियन आई नहीं है, वो हम बाहर से यूज़ कर रहे हैं पीसीबीज वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं उनका मैं इतना खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए अगर मैं डेल्टा, सेलेक्ट, जो इंडियन पीएलसीज की बात कर रहा हूँ, मेन ये 2-3 ही चल रही हैं, और भी हैं, इनविट वगैरह भी हैं, और भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है उनके टेक्निकल, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइन नहीं है हमारी, तो हम उनसे पूछते हैं ये मेड इन इंडिया है ना, तो वो मेड इन इंडिया ही बताते हैं, प्रोडक्ट अपने ही बना रहे हैं, तो उसमें कितना पार्ट चाइना का लगा है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट हमें सर्विस मिल रही है। अगर कोई कस्टमर एंड पे पीएलसी खराब हो रही है इंडियन, तो हमें वो रिपेयर करके दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, इंडियन मशीनरी एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो क्या हम और कंट्रीज को जैसे चाइना या इनके जो मशीनरी एक्सपोर्ट है उनको हम कहीं डिफीट कर रहे हैं? इस चीज़ में हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, किस टाइप की मशीन एक्सपोर्ट? देखो जो एक्सपोर्ट हो रहा है लोग कर रहे हैं, यूएस तक मशीनें जा रही हैं, लोग भेज रहे हैं, और श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, चाइना भी मशीन जा रही है इंडियन। अच्छा, चाइना भी जा जा रही रही है। किस टाइप की मशीनें जा रही हैं? जैसे हाइड्रोलिक्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो भेज रहे हैं। वो तो हमने तो अभी एक्सपोर्ट में नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा जो हम उतने ही ऑर्डर लेते हैं जो हम टाइम पे पूरा कर पाए। अच्छा, तो हमारी लगभग 6 से 8 महीने की बुकिंग अभी चल रही है। अच्छा, तो हमारे कस्टमर की एक लाइन ही अलग है। अच्छा, एक बार कस्टमर लेता है तो फिर वो कहता है हमें आपसे मशीन चाहिए, तो बिजनेस स्मूथ चल रहा है, तो हम उस चक्कर में अभी नहीं पड़े, जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हमारा बना हुआ है, पिछले 3 साल से बना हुआ है। इन फ्यूचर अभी थोड़ा प्लांट बढ़ाएंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे को इंडिया में एक चीज़ लगती है कि वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफाइड मशीनरीज में कुछ काम कर रहे हैं, या उसके टाइप की कुछ मशीनें हमारे लगभग 30% बिजनेस जो है वेस्ट मैनेजमेंट का ही है। अच्छा, देखिए जैसे आपका पेपर वेस्ट हो गया, आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जैसे पानी की बोतल्स हैं, और गत्ता हो गया, इसके अलावा नॉन फेरस मटेरियल हो गया, जैसे आपकी टर्निंग चिप्स हो गई, या एल्युमिनियम का बुरादा हो गया, कॉपर का हो गया, या आपके जो इलेक्ट्रिक वायर है, अब इनको आप कैसे रिसाइकिल करेंगे? तो इलेक्ट्रिक वायर जैसे गला दोगे तो हाँ, पीतल अगर उसको गलाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, सब पर्टिकुलर जगह पे। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, उसका एक ब्रैकेट बना देते हैं, उसको हम बेलिंग मशीन बोलते हैं। तो बेलिंग मशीन हम बना रहे हैं जो गत्ते के लिए भी है, फेरस नॉन फेरस मटेरियल के लिए भी है। फिर एक आता है ब्रिकेटिंग मशीन, जो बिल्कुल बुरादा, रेत जैसा बुरादा होता है, वो फेरस नॉन फेरस में दोनों में है, उसमें डस्ट बोलते हैं जिसको,
वो ये तो हो गया सारा हमारा मटेरियल टाइप। अब उसके अलावा जो वेस्ट निकलता है हमारा बायोमास, अच्छा। जैसे टैमागो लीव्स होगी, मस्टर्ड हस्क हो गई, सॉडस्ट हो गई। अब ये वेस्ट है, इनमें रिकवरी नहीं मिलती, जब जलता है रिकवरी नहीं मिलती। अच्छा। राइस हस्क हो गया, तो उसके लिए भी हम मशीन बनाते हैं। अच्छा, उसमें क्या उससे होता क्या है, बनता है? जैसे वो फ्यूल की तरह काम आती है, फ्यूल की तरह का जंगल ना अल्टरनेट फ्यूल्स में, हाँ, या अभी हम गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है कि 30% इस टाइप का फ्यूल यूज करना है, एनटीपीसी जैसे इन लोगों को हाँ कोल जी, उसकी, तो वो हम लोग ब्रिकेट्स वगैरह का भी, ब्रिकेट थोड़ा है। ब्रिकेट की मशीन और ब्रिकेट के बारे में बताएंगे आप? देखिए, जो आपका बायोमास है वो दो तरह की मशीन्स हैं। हम्म, एक तो होता है पेलेट टाइप और एक होता है ब्रिकेट टाइप। ठीक है। अगर आपका 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm तक का है, जो इस पेंसिल टाइप होता है, पेंसिल टाइप है, तो उसको होता है पेलेट टाइप बोलते हैं। दूसरा हो गया अपना ब्रिकेट टाइप, उसमें 60 mm डायमीटर, 80, 70, 100, 125, 150 mm, मतलब 6 इंच तक का डायमीटर बनता है। तो ये दोनों मशीनें अलग अलग हैं। अब हम पहले ब्रिकेटिंग की बात करते हैं। ये दो तरह की बनती हैं, एक मैकेनिकल, एक हाइड्रोलिक। तो हम हाइड्रोलिक बनाते हैं सिर्फ। अच्छा, हाइड्रोलिक। और ये जो पैलेट वाली है ये हम नहीं बनाते हैं। अच्छा। ये अभी इस सेगमेंट में इंडियन में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, वो बना रही हैं। पहले सब इंपोर्ट ही हो रहा था। सर इम्पोर्ट। हाँ, अभी 10 साल में काफ़ी चेंज हुआ है, इंडियन मशीन्स बहुत आ रही हैं। अच्छा, एक पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा पीछे रह गया था कि जो बाहर की मशीनें आती है, जैसे हम स्पेशली में जर्मन मशीन्स आती हैं, जापानीज मशीनें आती हैं, या कोरियन मशीन आती हैं, या ताइवान की जो मशीनें आती हैं, वो बड़ी, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी। क्या हम लोग को फिनिशिंग देने लग गए हैं, या कुछ वो है? देखिए, जब कोई मैन्युफैक्चरर ना, सारी चीज़ें मार्केटिंग पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे। जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इंडियन जर्मनी को या यूएस को देते हैं ना, वो हमें नहीं देते। अच्छा। दूसरा, वो एक बार में 50 मशीन स्टार्ट करते हैं, उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही है। हम बनाते हैं एक बार में 5 मशीन, ऑर्डर के हिसाब से मशीन। ऑर्डर। हमारी सारी मशीनें कस्टमाइज है, क्योंकि रेट कम रखना है। तो वो फिनिशिंग तो आ रही है। इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडियन मशीन की फिनिशिंग नहीं है। अब देखो, आप बिल्कुल एप्पल टू एप्पल आपको कंपेयर करोगे तो फिनिशिंग आपको बहुत अच्छा मिलेगी। फिर भी अगर एक बंदा 100 मशीनों का बैच लेके चल रहा है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। अच्छा, एक चीज़ और पे चलते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आता है, इसको वेस्ट को वो करने का, रिसाइकिल करने के कुछ हमारे पे मशीन, हम लोग इस पे कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। देखो, अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आगे इन फ्यूचर में कुछ प्लान? नहीं, हम देखिए, अपनी रेंज में ही अच्छा सर्विस देने में फ़ायदा है। अच्छा। तो बायोमास और एनवायरनमेंट जिससे कंट्रोल हो, बायोडिग्रेडेबल हाँ, बायोडिग्रेडेबल है, उसी पे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की लाइन अलग है, तो हम अपनी लाइन ना छोड़ दें, इसलिए हम उस सेगमेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं इसमें कि आपके पास कोई स्टार्टअप्स भी आते हैं कि आपसे मशीन बनाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक, और वो नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे कुछ लोग आए हैं आपसे? किसी ने कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया हो आपसे मशीन बनवा के? हाँ, काफ़ी सारे आए हैं। जैसे पहले लोग मशीन, जैसे अब ई रिक्शा की बात करते हैं। ई रिक्शा जब इंडिया में आई तो अभी 5-6 साल में ही ज़्यादा इसका यूजेस बढ़े हैं। तो पहले सारे पार्ट इनके बाहर से ही आ रहे थे, इंडिया से बाहर से, जो ड्राइव वगैरह है, मोटर्स हैं इनकी, तो उसके कुछ पार्ट हमने इंडिया में मशीन डेवलप की है। हमने बेसिकली हम ही ने की है, और किसी ने नहीं। अच्छा अच्छा। तो इस इंडस्ट्री को भी हमने, ई रिक्शा वाली इंडस्ट्री को भी काफ़ी मशीनें दी हैं। अच्छा। और बगास आया है। पहले बगास में सारा चाइना से इंपोर्ट होता था, बगास की मशीनरी। और वो पूरी मशीनरी तो नहीं, लेकिन प्लांट में काफ़ी मशीनरी हमने इंडियंस लगाई हैं और सक्सेसफुल है। अब जैसे इंडिया की ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, और आगे इंडिया भी बड़ा फोकस कर रहा है, जो सरकारों का फोकस है कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे तो उसके लिए आपकी मशीन्स लगेंगी। तो जैसा कोई नया जनरेशन कोई आना चाहता है, तो आप उनके स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या चीज़, क्या नए बिजनेस डेवलप करा सकते हो, और क्या उनको मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करा सकते हो? आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो उनको? जैसे किसी को क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग में आप अपनी मशीनों से, अगर कोई करना चाहे? आप कुछ भी प्लांट शुरू कर सकते हो हमारी मशीनों के साथ। जैसे देखिए, पहली बात तो हमारी सारी मशीनें कस्टमाइज होती है। कस्टमर हमें बताता है कि हमें ये मशीन चाहिए, तो
रबर्स का हो गया, जैसे आप काम कर सकते हैं, बगास का कर सकते हैं, आप बायोमास का कर सकते हैं। एक एक करके छोटे छोटे इनके बारे में बताओगे, बगास जैसे क्या है? बगास जैसे आपने सुना होगा गन्ने का खोई, बिल्कुल। उससे जो अपने वाइट कलर की प्लेट्स बनती हैं, ब्राउन बनती हैं, तो वो बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है। और वो सब्स्टिट्यूट है थर्मोकोल का थर्मोकोल और प्लास्टिक। पेपर प्लेट का, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। थर्मोकोल से बड़ा पॉइजन आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, तो टेबल वेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा टेबल वेयर का जो प्लांट है, उसमें हम पूरा कंसल्टेंसी देते हैं, उससे कुछ पार्ट हम देते हैं, और बाकी और जो बैठे हैं हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे जो। अच्छा, आपके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे। अगर एक 10 मशीनें लगती हैं तो 6 आप बना रहे हो तो 4 कोई और बना रहा है। अच्छा, तो वो पूरा एक, तो एक बायोडिग्रेडेबल टेबल वेयर्स में एक अच्छा नया स्टार्टअप लोग कर सकते हैं, और बहुत बड़ा स्पेस खाली है। आप अभी दूसरा बिजनेस चल रहा है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का, जहाँ फिर पैकेजिंग के लिए थर्मोकोल यूज होता था। जैसे आपने कोई फैन खरीदा तो उसमें थर्मोकोल आता अब तो नहीं आता शायद। अब उसकी जगह आपका इंडस्ट्रियल पैकेजिंग आ रही है। अच्छा। या कोई भी आप टीवी खरीदेंगे तो उसके साथ थर्मोकोल लग के आता था। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग ऐसा है कि जैसे आपने ये आपका कांच का कप है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, इकट्ठे 6 कप पैक करने हैं, तो ये अगर आप बल्क में भेजेंगे तो टूट जाएगा। अब उसके लिए क्या करते थे, पहले थर्मोकोल लगा देते नीचे बेस। अब उसकी जगह हम ट्रे लगाएंगे। आपने एप्पल ट्रे देखी है, एग ट्रे देखी है? एप्पल ट्रे, एग ट्रे, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। वो हम उसको फॉर्मिंग करते हैं, जो अपना पेपर वेस्ट है, गत्ते का वेस्ट है, उसको घोल के एक स्लरी बन जाती है, घोल बन जाता है, और फिर उसको सुखा देते हैं। उसको फिर फॉर्मिंग करते हैं, फिर सन ड्राई होता है या ओवन ड्राई होता है। ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़ देखी है, या कोई भी प्रोडक्ट पैक होके आएगा, अगर उसमें थर्मोकोल हटाना है तो थर्मोकोल हटाना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी मैंडेटरी है, बट लोग अभी भी थर्मोकोल यूज़ कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थर्मोकोल मत यूज़ करें। थर्मोकोल इतना टॉक्सिक क्यों है, क्या है उसमें ऐसा? देखो, आप केमिकल लाइन में मत पूछो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अपनी लाइन में मैकेनिकल लाइन। देखिए, अब मैं थर्मोकोल के बारे में क्या डिस्क्राइब करूं। मेरे लिए तो एक वाइट कलर का बबल है वो। अच्छा सर। और मुझे पता है कि वो ना पानी में घुलेगा, जलेगा तो बहुत पोल्यूशन जाके जाएगा। तो मेरे को अगर एनवायरनमेंट में देखें तो सबसे ज्यादा दिक्कत ना थर्मोकोल से ही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा फिर किसी केमिकल वाले से पूछेंगे इस क्वेश्चन पर पूछेंगे जरूर इस बारे में। अब आईपी की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल पैकिंग। इंडस्ट्रियल पैकिंग में क्या फ्यूचर है? अभी कितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में है, कितना हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितना हम लोग यहाँ पे और जनरेट कर सकते हैं? अभी आईपी जो इंडिया में है, मैं ऐसा सर्वे तो नहीं किया है, बट ये मान के चलो हम 2-4% में ही खेल रहे हैं। अच्छा, अभी 98 मतलब 95% बचा हुआ है। जिस दिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया थर्मोकोल को। नहीं, बैन तो पहले से ही है। नहीं, लेकिन आ रहा है ना, आ रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं लीकेज चल रही है। अब आप टेबल वेयर बात करें तो पेपर प्लेट चल रही है, सारी बैंड है, लेमिनेटेड है, उसके ऊपर गर्म खाना खाना भी मुश्किल है, दिक्कत है। आप मेलामाइन में खाना खा रहे हैं, मेलामाइन का कंपोजिशन चेक करें, केमिकल पे फिर आ जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। जब हम स्पून से चावल खाते हैं तो बार बार केमिकल हमारे पेट के अंदर जा रहा है। लेकिन मेलामाइन क्या केमिकल है, भी केमिकल वालों से पूछिए। यूरिक एसिड ही है वो। अच्छा, मतलब एक तरह से यूरिया ही डलता है मेलामाइन में। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मे बी केमिकल वालों को अगली बार बुला रहे हैं। हाँ जी, अब मेरे साथ केमिकल वाले को बिठाएंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को बुलाएंगे, तो पेपर प्लेट से बिक रही है, थर्मोकोल की प्लेट बिक रही है, तो टेबल वेयर को हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है। और अगर आईपी सही तरीके से करें तो बहुत पूरा वाइड पड़ा है, कितना ही प्लांट मटेरियल बनाए आप, सारा बिक जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा इस बिजनेस। एक और चीज़ समझते हैं, आप मशीनें बनाते हो, मशीन में एक सबसे बड़ा सेक्टर मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए होती है। हाँ जी। तो हमारी मशीनें और मशीनों से पावर सेविंग में किस तरह से काम करती हैं? अब उसमें आप लोगों का कितना फोकस होता है? एक अगर हम जर्मन की बात करते हैं तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जर्मन बहुत पहले से खेल रहा है हाइड्रोलिक्स में, हम बहुत पीछे थे उससे। अच्छा, तो मैंने ट्रेनिंग ही जर्मन ग्रुप बॉश ग्रुप से ली है। अच्छा, तो उसमें फॉर्मुलेशन पे काम करो आप। एक तो होता है कि जो बना रहा है उसी कॉपी कर रहे हैं, बट हमारे कैलकुलेटेड है।
अगर जो काम हमारा 5 HP पे होना चाहिए वो 5 HP पे ही होना चाहिए। ओवर इंजीनियरिंग करके हम 10 HP या 7.5 HP लेके कस्टमर का नुकसान, फिर देश का नुकसान और अपना भी पैसा लगता है उसमें। तो हमारा जो सर्किट है जो मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, वो सर्किट एक तो फ्री फ्लो हो, रेस्ट्रिक्शन ना हो कोई भी, और अच्छे कैटेगरी के हम वॉल्स पाइपलाइन लगाए ताकि हमारे जो सर्किट है वो फ्री फ्लो रहे, वो इजीली चले। अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं कि इंडिया में एक वर्ड बड़ा यूज होता है आप मशीन की इंडस्ट्री में, जुगाड़। वो क्या है? देखो, जुगाड़ का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं? नहीं, कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जुगाड़ शब्द निकाला। अच्छा, जब कुछ नहीं चलता तो जुगाड़ चल जाता है। अच्छा, वो तो पैसों में भी चलता है। हाँ, और अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जुगाड़ एक ऐसी चीज़ है कि आपने पूरी इंजीनियरिंग लगा ली, कैलकुलेशन आपकी सही है, सब कुछ है, और अच्छे से अच्छे इंजीनियर आप बैठे हैं, पर हम कामयाब नहीं हो रहे, तो वहाँ पे हमारा एक नॉन ITI फिटर, हम ITI भी नहीं ले रहे, उसका सजेशन भी काम आता है। और मेरे मेरे एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि हमने एक थाईलैंड के लिए मशीन बनाई थी। अच्छा। किसी के साथ मैं जॉब पे था तब। तो जब हम उसको डिज़ाइन कर रहे थे तो एक नॉन ITI फिटर ने बोला कि तुम जब बना तो रहे हो, जब ये बनेगी ना आप परेशान हो जाओगे। ये डिज़ाइनर महंगी था उस टाइम पे। अच्छा, और मैं कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहा था, और थाईलैंड के इंजीनियर्स भी हमारे साथ थे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ उस दौरान की जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, सुमित ऑटो पार्ट्स के नाम से कंपनी थी, वो चली गई यहाँ से, इंडिया से, और वो रूफ लाइनिंग कारपेट बनाते थे। मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो हमने उसको बहुत लाइटली लिया हमारी टीम ने कि ये कह रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, बट जब हम फाइनल स्टेज पे आए तो उसकी वो लाइनें मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। हमने असेंबली से पहले मैंने कहा नहीं, इसको रीचेक करो, इसने कुछ बोला था, और ये पाया कि उसका जुगाड़ ठीक था। अच्छा, हमारी इंजीनियरिंग गलत थी, तब एक्सपीरियंस भी कम था हमें। अच्छा, तब मैं यंग एज में था, बट जो हाथ का एक्सपीरियंस है ना, उसको जुगाड़ कहते हैं। उसको जुगाड़ कहते हैं कि ह्यूमन जरूरी नहीं कि आपको एडवाइस देने वाला बहुत पढ़ा लिखा ही। अच्छा, एक्सपीरियंस प्लस सारी चीज़ें। अच्छा, एक वर्ड आपने बार बार मेरे को पूरे उसमें बोला है, ओवर इंजीनियरिंग, ये क्या है? देखिए, कस्टमर के कहता है मेरी मशीन में वेट कितना होगा, तो हम उससे पूछते हैं भैया लोहा खरीद रहे हो या मशीन खरीद रहे हो। अच्छा, अगर मेरी मशीन हल्की है और हम आपको कह रहे हैं कि हम 100 साल की गारंटी दे रहे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, तो आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? बट लोगों को रहता है कि यार उसकी मशीन 5 टन वेट की है, तुम्हारे 2.5 टन वेट की है, तो हम लोहा थोड़ी बेच रहे हैं। हाँ, हम तो मशीन बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो अब बिजनेस लेने के लिए लोग ओवर इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा, कि जी सर हम 100 mm की प्लेट लगा रहे हैं, वो 70 की लगाता है, हम तो 60 की लगाएंगे। हमारे अपने पैरामीटर हैं, हम बिल्कुल ठीक इंजीनियरिंग करते हैं, पूरा कैलकुलेशन होती है, उस पर सेफ्टी फैक्टर डालते हैं कि कोई भी गड़बड़ हो जाए, किसी भी तरह की कैलकुलेशन, कस्टमर जब ऑपरेटर चलाता है गलती कर दे तो एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, तो वो सेफ्टी फैक्टर हम डाल के लेते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि हम मार्केट लेने के लिए इंजीनियरिंग को ओवर करते जाए। अच्छा। अब हमारे इंडिया में आपने सेफ्टी फैक्टर बोला, लोग मशीन जब बनवाते हैं वो सेफ्टी फैक्टर्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? देखो, हाइड्रोलिक्स में जब हम मशीन बनाते हैं, अगर 100 टन की मशीन बनाते हैं तो हमारी मशीन 120 टन 125 टन तक कैपेबल होनी चाहिए चलने के लिए। अच्छा, ताकि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस लोड आ जाए तो मशीन फेल ना हो, कोई कट एंड क्रश ना हो किसी भी वजह से। ठीक है। जरूरी नहीं कि आज आप मटेरियल एक चला रहे हो, बैक बाउंस भी तो मारता है, एक्शन रिएक्शन की फोर्स अप्लाई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मशीन तो मेरी अच्छी है, मैंने तो 100 टन के लिए बनाई है, बट किसी वजह से कोई मटेरियल ऐसा आ गया, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गई, तो 20 से 25% का सेफ्टी फैक्टर डालना चाहिए मिनिमम। अच्छा, और हम इतना लेके चलते हैं। जितनी बड़ी टनेज हो जाती है उसमें हम सेफ्टी फैक्टर कम करते चले जाते हैं, बट छोटी मशीन में ज़्यादा रहता है। 100 में 125 और 1000 में 15%। तो जितनी हम मशीनें भी बनाते हैं इनमें BIS की इम्पोर्टेंस है, या BIS लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता, या गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स से स्ट्रिक्टनेस है इसमें? जो अच्छा है, चाहे BIS में है चाहे JIS में है, जो लाइन मुझे पसंद है और जो मेरे लिए अच्छी है,
कॉस्ट वाइज भी और एनवायरनमेंट वाइज भी, हम्म। कस्टमर के लिए भी हम उसको फॉलो करते हैं। सारे स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ते हैं, जिसने जो अच्छा लगा है सब एक जैसे ही, समझे जैसे। हाँ, लेकिन आपको फॉलो तो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ समझते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज समझते हैं कि मशीनों में बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे हाइड्रोलिक हो गए, ये टेक्नोलॉजी है या ये मैकेनिज्म है? टेक्नोलॉजी क्या है फिर? ये क्वेश्चन देखो, टेक्नोलॉजी में मैकेनिज्म भी आता है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी ही तो है, उसमें क्या है? तो हम लोग कुछ नया कर रहे हैं इंडिया वाले, या हम पुरानों को अभी वहीं नया कर रहे हैं। नया कर रहे हैं? जैसे देखो, जब हम मशीन लॉन्च करते हैं ना, जैसे आपने किताब में लिखो रिवीजन 1, सेम राइटर, सेम सब कुछ सेम है, तो वॉल्यूम 2 तो वॉल्यूम 3 आ जाता है। वो जब बच्चे पढ़ते हैं तो हर साल बुक क्यों चेंज हो जाती है? अच्छा। जबकि जो हमारा सिलेबस तो सेम ही होता है, अच्छा। क्योंकि उसका हर साल रिवीजन होता है। अच्छा। ऐसे मशीन का भी हर साल रिवीजन होता है। आज हम बना रहे कोई प्रोडक्ट, हमें फीडबैक आया कि सर इस मशीन में ये करोगे तो बहुत अच्छा, और वो फीडबैक कहाँ से आता है? ग्राउंड लेवल से आता है, ऑपरेटर बताते हैं हमें, अच्छा, कंपनी के ओनर्स बताते हैं हमें, कि या मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर बताते हैं कि मेरे में ये है, तुम्हारे में ये नहीं है। हम कहते हैं हमारे में ये भी है, अब ये भी है। अच्छा। तो सीखने की कोई बुराई नहीं है, अडॉप्ट करने में। और नई चीज जब निकल के आती है, जब आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता हो, तो हम रोज नया करते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है कि आपने 5 साल पहले कोई मशीन बनाई और आज की डेट में आके आपको उसमें 50% नए चेंजेस करने पड़ गए हो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से? हम अपडेट तो करते हैं, कस्टमर को होता है कि अभी जैसे कई बार क्या होता है, जब कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है तो हम उसके हिसाब से मशीन बना देते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट की चेंजेस आते हैं तो हम मशीन मंगा लेते हैं, या मशीन उनके यहाँ होनी होती है तो वो चेंजेस करते हैं, टाइम टू टाइम होता है। वो हमारी सर्विस का ही पार्ट है, उसे हम मना नहीं कर सकते। नहीं तो मशीन नए प्रोडक्ट, जो आज की मशीन है, हमारी आज मशीन है, और हम पिछली 5 साल पुरानी से मशीन से कंपेयर करेंगे तो बहुत चेंज आ चुके हैं। बहुत चेंज आ जाता है, नहीं अपग्रेडेशन रेगुलर है। आज बनाते मशीन में जब हमने डिजाइन किया और 2 महीने बाद जब हम उसकी डिलीवरी दे रहे हैं, अगर कोई थॉट हमारे दिमाग में आ गया है या कम बाहर से मार्केट से फीडबैक आया है, तो हम उसको चेंज करते हैं तुरंत। मशीन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का आप क्या स्कोप समझते हैं इन फ्यूचर में? मशीन मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप मेरे को लगता है इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अच्छा, क्योंकि मशीन तो रोज ही हर चीज, आपको घर पे कुछ भी बर्तन भी बनाने तो मशीन से बन के आएंगे। जब मैं तो ये चाहता हूँ इंडिया में कोई मशीन इंपोर्ट ना हो। अच्छा, सिर्फ एक्सपोर्ट हो। फिर सिर्फ एक्सपोर्ट हो। हाँ। अपने लिए भी बनाया और बाहर के लिए। आप जहाँ जाएंगे, अब पाकिस्तान की तो बात नहीं करूँगा मैं, तो मैं जापान की बात करता हूँ। जापान में आप जाएंगे तो हर गली आपको लगेगा ब्रांड है। आप गली में घुसेंगे, छोटी सी गली में घुसेंगे, तो वहाँ जो बोर्ड लगे होंगे ना, तो उसमें 90% लोगों को आप जानते होंगे। तो वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बने। अच्छा, तो इस तरह से थोड़ा अपना फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन का? फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, 2 बेटी हैं, और मेरा गुड लक है, मेरी वाइफ भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इंजीनियरिंग? हाँ, मेरी बेटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। अच्छा। और छोटी बेटी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था नहीं, वो कॉमर्स साइड में है। अच्छा। तो सब अपने अपने काम में लगे होते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ मेरे बिजनेस का पार्ट वो भी संभालते हैं। अच्छा, वो भी प्रोपराइटर मेरी वाइफ ही है। अच्छा। काफ़ी काम संभालती हैं। पहले वो टीचिंग में थे, पीडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जो बहादुरगढ़ में है ना, तो उसमें टीचिंग में थे वो। अच्छा। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे, फिर छोड़ा उन्होंने। अभी उन्होंने बड़ा अच्छा काम करती हैं आपकी वाइफ। अभी एनजीओ भी एक चला रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और 53 टाइम वो ब्लड डोनर है, जो इसके लिए उन्हें कई बार अवार्ड भी मिला है। उनका हमने सारी डिटेल हम पॉडकास्ट में लेंगे, अगला उनके साथ है हमारा। वो बताएंगे। बेटी सीएस से बीटेक कर चुकी है, अभी उसकी कोई तैयारी चल रही है। अच्छा। और छोटी बेटी डीयू से पढ़ रही है, उसका ग्रेजुएशन। कभी लो पॉइंट आया है बिजनेस में, या कि बड़ा वैसा फील हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और काम करने की किक कहाँ से? मेरा मन करता है कि जिसने 20 साल काम कर लिया वो अपना बिजनेस करे। अच्छा, मेरा सजेशन यही है। अच्छा। 20 साल भी ज़्यादा बोल दिया, हमने लेट शुरू किया, कुछ लिमिटेशन थी हमारी, बट
जब आप एक्सपर्ट हो जाएं किसी चीज़ के, तो मैं बल्कि सपोर्ट करता हूँ जो भी मेरे पास आता है। अगर कोई नया बिजनेस लेके आता है कि सर मुझे बिजनेस हुआ, उसको स्पेशल डिस्काउंट भी हम देते हैं। जितने हमारे एक्स सर्विस मैन हैं जो आर्मी से डिफेंस हैं, अगर वो कस्टमर हमारे पास आते हैं नए, जैसे रिटायरमेंट के बाद आए, चाहे 50 ईयर्स की एज में उन्होंने रिटायरमेंट लिया हो या 59 की में लिया, 58 में लिया, अगर वो आते हैं कि सर हमें कोई स्क्रैप का काम करना है, कुछ करना है, तो हम उनको उस चीज़ का रिगार्ड देते हैं, उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट देके ही मशीन देते हैं। हमारी पेमेंट्स वगैरह किस तरह से होते हैं? हम ऑर्डर लेते हैं तो कैसे कैसे पेमेंट्स का स्ट्रक्चरिंग होती है और कैसे काम करते हैं? देखो, डिपेंड करता है कस्टमर कैसा है, कितनी डीलिंग हमारी हो चुकी है उससे। हम क्रेडिट पे भी देते हैं मशीन, बट नॉर्मली टर्म्स ये रहती है कि 30, 40, 50% एडवांस रहता है, जहाँ पे भी कस्टमर कंफर्टेबल हो। अच्छा। हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते इसमें। ज़्यादा प्लीज। हाँ, एक बार सिंगल पेमेंट लेते हैं, मशीन स्टार्ट करके कंप्लीट कर देते हैं। विजिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, डिलीवरी से पहले जो भी पेमेंट टर्म्स रही होंगी हमारी, मैक्सिमम हम क्रेडिट देते हैं कि आप 10-12% रोक लें। जब हमारी मशीन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जहाँ पे भी कस्टमर सेटिस्फाई, जो हमारे कोटेशन में है, उनके पीओ में है, तब तक हम उनको क्रेडिट कर देते हैं कि आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम करेंगे। वो तो रहता है, तो 10-15% तक रहता है क्रेडिट, बाकी वो डिलीवरी से पहले सारी पेमेंट हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए हमारा मार्जिन हम बाई चांस क्रेडिट देते हैं, बट हर कस्टमर को नहीं। अच्छा, फिर हमारी वारंटीज कब तक की होती है मशीन की? वारंटीज़ हमारी रहती हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि हमारी मशीन में 1 साल की वारंटी में सब कुछ इंक्लूड है। अच्छा, यानी कोई भी डैमेज, कुछ भी damage मशीनरी पार्ट, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें कस्टमर की गलती से भी खराब होती है ना, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। हम ये तो कह देते हैं उसे कि सर हमारी गलती से नहीं हुआ, बट हम आपको चेंज कर दे रहे हैं। पर आगे गलती मत करना। हाँ, आगे गलती मत करना, और करोगे तब भी हमारे अच्छे रिलेशन तो हम बैठे हैं। अच्छा। हम कस्टमर को हमेशा कंफर्ट जोन में देखना चाहते हैं, अच्छा। ताकि वो हमारे को, देखिए मेरा मैक्सिमम काम रेफरल का ही है, जो विमित्रा का भी बिल्कुल बिल्कुल। जो लॉजिक है वो रेफरल ही है। तो रेफरल हमें जब भी मिलेगा जब हमारा कस्टमर हमारी तारीफ करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ, तो हम उनको 1 साल तक तो कुछ भी नहीं बोलते कि अगर कोई भी चीज़ खराब होगी, उनकी गलती से हुई या हमारी गलती से हुई, तो हम वो सर्विस उनको देते हैं। अच्छा। और सर्विस भी बहुत फास्ट। अच्छा। कि इधर फ़ोन आया, उधर, और हमने अपनी मशीन में कंपोनेंट ऐसे लगा रखे हैं कि हमें यहाँ से बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ना बंदा भेजने की जरूरत है, हम वीडियो कॉल पे सही करा देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो हम बोलते हैं कि ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा बैंगलोर की मार्केट में, आप लो, लगाओ, हम करवा देंगे। अच्छा, उनके मेंटेनेंस वालों को इतना ट्रेंड रखते हैं? अब वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कोई पार्ट हाइड्रोलिक्स का खराब हुआ, इलेक्ट्रिकल खराब हुआ, मैन्युफैक्चरिंग की तो कोई दिक्कत आती नहीं है, डिफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो तो ट्राई टेस्टेड है। जो दिक्कत आती है हाइड्रोलिक्स से इलेक्ट्रिकल में ही आती है। अगर कभी लीकेज आ गई, कुछ हो गया, तो वो हमें लोकल सिटी से मिल जाता है, वो लगा लेते हैं। अच्छा। पेमेंट हम इधर से कर देते हैं, उनको विदिन 24 आवर्स सर्विस मिल जाती है। अच्छा। तो सर्विसिबिलिटी में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके बाद फिर हम एएमसी लेते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे। अच्छा। क्योंकि हमारा थ्योरी ये है कि हमें सर्विस में नहीं कमाना। अच्छा, मैं एएमसी लेने के फेवर में नहीं रहता। रीज़न कि हम उनको बोलते हैं कि सर आपको हमारी कितनी मशीन चलानी है। मान लिया 1 मशीन चलानी है, फिर तो कोई बात नहीं, फ़ोन बताए। अगर हमारी 20 मशीन आप चला रहे हैं तो आप क्या करोगे? एक ऐसा बंदा रखो जो हमारी मशीन की थ्योरी समझता हो, तो हम उसको ट्रेंड कर देंगे। उसको बंदे को अपने यहाँ बुला लेते हैं, उसको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर की ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको मोटा मोटा बेसिक नॉलेज दे के वापस भेज देते हैं। अच्छा। तो वो हमारा भी सिर दर्द खत्म, उसका भी खत्म। अच्छा, मशीन कमीशन जब आप डिलीवर कर दी, कमीशन कर दी, तो ट्रेनिंग वगैरह कितना टाइम आप लोग किस तरह से? मशीन के अंदर हमारा यूज़र फ्रेंडली मटेरियल होता है सारा। जो मैं अभी बता रहा था आपको, मशीन के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी है। कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे पंप है, वॉल है, MCBS, वो सारी आप हमारे प्रोडक्ट ना लगा के, मेक का ना लगा के कोई और भी लगाएंगे वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ मैच कर जाता है। हम आगे के एपिसोड में 2-3 चीज़ें मैंने कवर करनी है आपके साथ। अब जो रोबोटिक्स आ रहा है नया मशीन से, वो हम उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं रोबोटिक्स में? देखिए, रोबोटिक्स एक ऑटोमेशन का पार्ट हो गया। रोबोटिक्स ऑटोमेशन का ही पार्ट में, ऑटोमेशन का इसको अलग से आपके साथ कवर करूंगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पे हम काम कर रहे हैं, बट उतना नहीं, उतना अभी स्पीड नहीं है, पर करेंगे उस पे काम। हम लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की, मशीनों की? कैसे रेफरेंस से आते हैं, लेकिन रेफरल में भी कैसे कैसे काम करते हैं, ये क्या चीज़? देखिए,
जो भी बिजनेस आ रहा है ना, हम्म, वो जैसे हम पहले दिल्ली में मशीन दे रहे थे, हम्म, फिर हमने नॉर्थ को पकड़ा, हम्म, हरियाणा आ गया, पंजाब हो गया हमारे पास, यूपी हो गया, बिहार हो गया। हम्म, ये दिल्ली के आसपास के एरिया थे अच्छा, जो हमारे पास धीरे धीरे कस्टमर बने। ठीक है। अब धीरे धीरे साउथ में भी हमारी मशीनें जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी इंक्वायरी आती है, किसी के थ्रू आती है, तो हम उसको सिमिलर मशीन की वीडियो भेज देते हैं। अच्छा, और हमारे कस्टमर भी बहुत सही सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट देखना है, मशीन देखनी है, तो आप उनके यहाँ विजिट कर लो, तो विजिट भी कर लेते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, या वीडियो के, वेब कैम के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन कस्टमर से बात करा देते हैं। कस्टमर रेफरेंस नंबर भी हमारे पास बहुत सारे, जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर है उनके नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उनका भाई सर बात कर लो। तो मार्केटिंग का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, रेगुलर ऑर्डर्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको मशीन में देखा किया, तो आपका कोर फोकस एरिया क्या होता है? आप किस चीज़ पे, यानी पावर सेविंग, नंबर ऑफ पीपल्स की सेविंग, क्या क्या चीज़ की आप लोग गाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहला ऑपरेटर सेफ्टी, हम्म, पावर सेविंग, हम्म, एनवायरनमेंट, हम्म, पोल्यूशन जो कम है वो कम हो, एनवायरमेंटल सेफ्टी। हम्म, ये तीन तो मेन लॉजिक है हमारे मशीन ठीक है। बनाते टाइम। ठीक है। उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग, ये 4-5 पॉइंट है जो हम लेके चल रहे हैं, जो लेके और चलते मेरे हिसाब से यही मेन होते हैं। फिर सर्विस, हैं। मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर को सर्विस की। ठीक। आपने बड़ी मशीन सस्ती मशीन बेच दी, अच्छी मशीन भी बेच दी, पर आप उसको सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो वो एक दिक्कत का काम है। ठीक है। सर्विस जिसकी सही होगी, ऑर्डर उसी के पास रहेंगे। एक छोटा और हम अपनी मशीन के अलावा, हम्म, जो जहाँ पे हमारी मशीन लगी होती है प्लांट में, जो हमारा मेन कस्टमर हो जाता है, तो वो उसको सारी टेक्नोलॉजी में जो सर्विस देनी हम दे रहे हैं। हम चाइना की मशीन जो टूट जाती है, फट जाती है, उसका पार्ट चाइना से आना नामुमकिन है, वो स्क्रैप ही होनी है। अच्छा, हम उसका भी सॉल्यूशन दे रहे हैं कस्टमर को। और वो ये नहीं कि हमें कुछ उसमें प्रॉफिट और मार्जिन अच्छा है, उसमें कुछ भी प्रॉफिट और मार्जिन नहीं है, बट ये रहता है कि कस्टमर को तो पता है। आगे तो दोबारा उसको धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट बढ़ाना है। कस्टमर कहता है कि देखो, हम आपकी सारी मशीन लगा रहे हैं, इस मशीन का भी सोल्यूशन आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, और वो फेथ पे आ गया है, तो फिर हमें अच्छा, उसके फेथ को वो solutions उसके का- रिगार्ड रखना पड़ता है। अच्छा। अदरवाइज हम अपनी मशीन से बाहर में काम करने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं हम अपनी मशीन का ही काम करें, अच्छा। बट करना पड़ता है, करते हैं। कंपटीशन कितना है आपकी लाइन में? कंपटीशन तो हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, जब हमारे पास काम ही ना हो। हमारे अच्छा, पास काम है, काम ही है तो इसलिए हम कंपटीशन कंपटीशन नहीं। कई बार मशीन, आपने एक मशीन का आपको बोला हम तो चार अपने- चार और कोटेशन मंगाए, तो उस टाइप के कुछ कंपटीशन आते हैं? नहीं, हम अपने काम, अपने रेट पे, अपने क्वालिटी पे काम करते हैं। हम हमें दूसरा क्या दे रहा है, कितने में दे रहा, उससे हमें कोई कंपटीशन नहीं है। बल्कि हम तो अगर नहीं काम करवा रहे, हम कस्टमर को 5 नाम और दे देते हैं, इनसे कर लो। ये इनसे भी बात कर लो आप। अच्छा, ये तो और हम कस्टमर को ये भी ऑफर करते हैं कि हमारा ऑफर ये है आपको, आप ये 10 जगह हैं, 20 जगह हैं, 25 जगह हैं, आप सबसे कोटेशन मंगा लो। आप जहाँ मशीन खरीदोगे, जहाँ से खरीदोगे, हम आपके साथ एज ए थर्ड पार्टी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, पर कस्टमर सेटिस्फाई चाहिए, मशीन हमारी हो या किसी और कॉम्पिटिटर की हो, हमारे साथ हमें को बुरा ना बोले। वो हमारी मशीन किसी और से भी खरीदे, तब भी तारीफ हमारी ही करे। आपका टोटल बिजनेस में कई चैलेंज आता है? कुछ चैलेंजेस क्या हैं आपके? ऐसा कोई चैलेंजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी किसी भी टाइप का कि बिजनेस में कोई चैलेंज आ रहा हो? बिजनेस में चैलेंज यही है, लोग पैसा लगवा देते हैं कि मशीन जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। फिर जब पेमेंट की बारी आती है तो 2-2 महीने मशीन खड़ी रहती है। अच्छा, बस अभी एक थोड़ा बहुत पेमेंट्स के इशू? हाँ, पेमेंट का इशू रहता है, क्योंकि हमारी कस्टमाइज मशीन होती है, वो कस्टमर पे ही जाएगी। अच्छा, तो पैसा उसका 15% लगा होता है, हमारा 85% लगा होता है। बट ऐसा तो नहीं तो पैसे स्टक हो जाए? होता है कई बार, तो उसको कैसे वो करते हो? वो चलता रहता है। चलता रहता है। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं सर्विस में आएगा तो फिर देखी जाएगा। नहीं, वो मशीन तो जाती जाती है। नहीं, सर्विस मशीन फंस गई तब देगा पैसे, या ऐसा कुछ है, या कमीशन नहीं होती? वो ऐसा कोई गन पॉइंट वाला काम नहीं है हमारा। हम खुल के बात करते हैं, और अगर नई मशीन उठती है ऐसा, तो अलबत्ता तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, जो बनाया वो गया ही है। क्योंकि पर डिलीवरी आप बिना पेमेंट की नहीं करते हो? पेमेंट तो सर देखो, हम मार्जिन छोड़ सकते हैं, अच्छा, मार्जिन क्रेडिट कर सकते हैं, बट हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कई जगह रहा है कि जो हमें बहुत लेट पेमेंटें मिली हैं। अच्छा, तो इसलिए अब थोड़ा अकाउंट्स में टाइट हो गए हैं कि आप हमें मिनिमम
85-90% मटेरियल पेमेंट चाहिए बिफोर डिलीवरी। अच्छा, एक अजीब सा सवाल, दिल्ली में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो मशीन की, और अगर हम इंडिया में कई जगह की बात करें, साउथ इंडिया की, वो दिल्ली वालों से चीज़ें खरीदना नहीं चाहते, बोला दिल्ली वालों का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस चीज़ को कितना मानते हो आप? देखिए, एक मूवी आई थी खोसला का घोंसला, हाँ जी, आपने शायद देखी हो। देखिए उसका दूसरा पार्ट आने वाला है। हाँ, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है। तो हाँ। सेम कंडीशन, एक कस्टमर था सिंटेक्स जो पानी की टंकी बनाता हाँ था, हाँ, अभी भी बनाते हैं। अब बंद हो गई वो, बंद हो गई? बंद हो गई है। अच्छा। तो जब हम उससे डील कर रहे थे आज से 20 साल पहले, तो वो डील करते हैं क्योंकि उनकी मशीन्स बड़ी होती थी काफी। हाँ, तो मशीन की उस टाइम पे 20 साल वो भी पहले इंजेक्शन मोल्डिंग में करते होंगे काम, क्योंकि वो प्लास्टिक का आइटम है। नहीं, उनको हाइड्रोलिक्स चाहिए थी। अच्छा। बहुत सारी चीजें लगती हैं। अच्छा। हम देखते हैं कि प्लास्टिक है तो इंजेक्शन मोल्डिंग ही लगेगी। हम्म, वो जो टैंक है, हम्म, जो पानी का टैंक है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोडक्ट ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ब्लो मोल्डिंग का या रोटरी मोल्डिंग का पार्ट है। अब बहुत वाइड रेंज है। अब हर अगले बार एपिसोड में नहीं लाएंगे हम। हर बार मशीन का नाम चेंज होगा। तो उन्होंने मुझे बोला, सर दिल्ली वाले तो खोसला का घोंसला है। अच्छा। मुझे बोला था उन्होंने। अच्छा। लीड में ही कर रहा था, मैं मैनेजर था उस कंपनी में। तो मैंने उनको समझाया कि आप समझें, हर जगह हर तरह के बंदे होते हैं। पर धीरे धीरे दिल्ली की छवि 20 साल बाद आज मैं बोलता हूँ, उस टाइम बहुत खराब थी, अभी सही है, बहुत सही है। अच्छा। और धीरे धीरे जो हमारे सराउंडिंग हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हम उनसे भी मीटिंग करते हैं रेगुलर और इकट्ठे बैठते हैं। अच्छी चीज़ है, हमारा हेल्दी कंपटीशन है। अच्छा। कुछ लोग जो नहीं जुड़ना चाहते वो अलग हैं, बट लगभग एनसीआर में 100 मैन्युफैक्चरर के साथ हमारा उठना बैठना है, 100 जो हाइड्रोलिक्स बनाते हैं। तो हम सबको ये बोलते हैं कि भाई नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि एक मछली तालाब को गंदा करती है। फिर भी कुछ लोग आते हैं, करते हैं। अगर कोई बच्चा आता है आपके पास 20 से 25 साल का बीच का, बोलता है मेरे फादर कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ मैं बैंक से फाइनेंस कर रहा हूँ, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? कोई 2 प्रोडक्ट। देखो, सबसे पहले तो और बच्चे आप पूरा प्लांट लगा के दोगे। देखो, पहले तो सबसे पहले बच्चे का वो इंजीनियर यानी कुछ मैन्युफैक्चर ही करना चाहता, अच्छी चीज़ों में काम करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे टेबल वेयर का सारा काम है, उसमें स्टील इंडस्ट्रीज भी है और बगास भी है, उसके बाद आईपी है, रबड़ के बहुत सारे पार्ट हैं, अब ब्लो मोल्डिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, जिनको उसको अगर मेहनत करेगा ना तो मशीन बना के देगी और उनको निकालना। हम इन फ्यूचर में इन सब उन पे अलग अलग बता सकते हैं लोगों को कि आईपी का प्रोडक्ट कैसे बनता है, हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, कितना पैसा लगता है, कैसे इसके होता है, कर सकते हैं इसमें काम? नहीं, बता हम सकते काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और बता सकते हैं हम लोगों हमने इंडिविजुअल सरस टेक्निकल के अंदर कोई पूरा प्लान नहीं लगाया है। ठीक है, बट हमारे पास कैलकुलेशन सारी है। कैलकुलेशन है, लेकिन वो वेंडर भी है साथ में जो साथ में मिलकर काम कर हमारे सकता है। वेंडर्स भी हैं जो पूरा हम एक जगह सपोर्ट करके एक पूरा प्लान लगा लेंगे, और लगाए भी हैं, ऐसा नहीं तो लगा। हम इन फ्यूचर में इस टाइप की कुछ प्रोजेक्ट पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरे प्रोजेक्ट आपको लगा के देंगे। और मेरा जो बायोमास पैलेट पे भी बहुत काम करना है। अभी चाइना जाना भी होगा। हाँ, हमारे साथ ही हम चलो। आपके साथ ही जाएंगे। तो मेन बेसिक जो चीज़ें हैं जो चाइना कर रहा है और जो हमें करना है, उनको कंपेयर करने वाली बात है। ठीक, बनाएंगे तो हम इंडिया में ही। अच्छा, बिल्कुल। इंपोर्ट का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई मैसेज? अगर मैसेज दूंगा तो यही दूंगा, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, कि इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है मन से करो। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डूब के करो उसकी, इंजीनियरिंग उस चीज़ का, और इंजीनियरिंग भी उसी में करो जो आपके टेस्ट की चीज़ हो, जो आपको फ्यूचर लेके चलना है। ठीक ठीक। मैंने हाइड्रोलिक्स सीखने के लिए एक जॉब छोड़ दी थी कि मैंने करना है काम तो हाइड्रोलिक्स ही नहीं करना है, और स्पेशली हाइड्रोलिक्स के पीछे भागा। और आज मेरा ड्रीम सब्जेक्ट आज भी हाइड्रोलिक्स ही है। अच्छा, आपने और मैंने करियर साथ ही स्टार्ट किया था जॉब का, तो मैं वही की बात हाँ। तो एक चीज़ और समझते हैं, बी मित्र के बारे में क्या कहना है आपका? मैंने जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे मिला बी मित्रा से, वो मिला रेफरल। आज लगभग 1 साल हो गया बी मित्रा से जुड़े मेरे को। 1.5 साल हो गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया, मतलब ऐसे डेट याद नहीं है। पहले हम कहीं ना कहीं सर्विस में कोई ना कोई कमी कर देते थे शायद, बट जब
वी मित्रा के साथ बैठे हमने बहुत ज़्यादा रेफरल के बारे में सुना देखा, और तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे उसी चीज़ का हुआ कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो एक तो जो सबसे अच्छा जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है कि हाउ टू सपोर्ट कस्टमर, कि रेफरल अपने अच्छे रखो तो घूम के आएगा, पहला। दूसरा, जो इनका दोस्ती और व्यापार है, मुझे काफ़ी सारे रेफर मिले हैं कि भाई जो लोग मीटिंग्स में आते हैं वहाँ से मुझे काफ़ी सारे रेफरल भी मिले हैं। तो बिजनेस बढ़ता है और एक अपनापन भी मुझे बहुत अच्छा दिखता है कि यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और कोई भी आप हमारे कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने कहा मेरे को ये सपोर्ट चाहिए मार्केट से, तो वी मित्रा के वहाँ हर तरह का मैं ये नहीं कहूँगा सपोर्टर, मैं कहूँगा एक्सपर्ट बैठा उनके लिए। तो वो उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। मैं तो एक तरह से वी मित्रा का लाइफ मेंबर हूँ, जब तक जिंदा हूँ तो वी मित्रा के साथ ही हूँ। ठीक है सुधीर जी, आगे हम दोबारा एक और एपिसोड के साथ आएंगे कि आप कौन कौन सी मशीनें बनाते हो, लोगों को कैसे आप बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो, उनको कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ला सकते हो। तो उसके लिए हम दोबारा आपके साथ आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने आज के एपिसोड में सुधीर गोयल जी के साथ हमारा पॉडकास्ट देखा। आप भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके साथ आपके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप कैसे करते हैं। धन्यवाद।